Hello friends, welcome to Raj Matra IAS Academy. Today in this special series called Himachal Pradesh Administrative Services Prelims Examination 2021, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यू कंपोनेंट की, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम वो सारी चीज़ों को ओवरव्यू लेंगे जो आपको पूरी इस सीरीज में काम आने वाली हैं, जैसे कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इकोनॉमी कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, इसे कवर अप करने का तरीका क्या होगा, क्या सोर्सेज हैं, आपको इसमें जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो किस तरह से हेल्प करेंगी, और आपको ये पूरी सीरीज किस तरह से हेल्प करेगी इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। ये सारी चीजें आज हमने इस इंट्रोडक्टरी सेशन में डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आल्सो कवर द आपका सिलेबस जो स्पेसिफिकली हिमाचल के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है हमारे लेक्चर का आज के, बिकॉज हम ट्रेंड देखेंगे कि ओवर द ईयर्स हमने आपके लिए कम से कम 8 से लेके 10 साल के पेपर को एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे एक टेबल बनाया है सो दैट यू गेट टू नो कि आपके इस एग्जामिनेशन में आपको कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पे ध्यान देना है, बिकॉज दैट विल बी अ स्मार्ट वर्क कि आप कितना स्मार्टली काम करते हो उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे और उसके सब कंपोनेंट्स में, ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सको। अगेन अंडरस्टैंड, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक कट ऑफ को क्लियर करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप के सामने अराउंड 5 से 6 लाख बच्चा जो होगा वो इस एग्जामिनेशन में बैठता है। मैं नंबर को डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंपोनेंट्स ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। नाउ प्रीवियस ईयर्स के हम एग्जांपल्स भी लेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, एंड ये अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखते हो, मैं आपको इसका हैंड आउट भी दूंगा जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया गया है कि कौन से कंपोनेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये समझने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, दैट यू विल गेट टू नो कि आपके एग्जाम में आपको कितनी डेप्थ में जाना है। देखो, सिलेबस आपको बता देगा कि कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं, ट्रेंड आपको ये बता देगा किस टाइप के क्वेश्चंस पे या किस कंपोनेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करते हो, क्वेश्चंस देखते हो, एक्चुअल क्वेश्चन आया क्या, तब आपको ये समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस के समझने के लिए या फिर इस टॉपिक में कितनी डेप्थ में जाए। दिस इज स्मार्ट स्टडी कि आपको स्मार्टली आपने वर्क करना है कि आपको कितनी डेप्थ में जाए, बिकॉज करने को बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स है कवर अप करने को। इकोनॉमी खुद से आपका यहाँ पर 18 से 20 लेक्चर हो सकते हैं, हमें टाइम लग जाए इसे कवर अप करने में, डिपेंडिंग कि आप और हमारी आपसी जो ट्यूनिंग है वो कैसी चलती है। नाउ नेक्स्ट देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी कि आपको इस एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी को कवर अप करने के लिए जब सिलेबस देख लिया, ट्रेंड देख लिया और प्रीवियस ईयर्स पेपर का एनालिसिस कर लिया, तो इन तीनों चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम किस निष्कर्ष क्या निकला कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, उस स्ट्रेटजी को भी आज हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेटजी बेसिकली ये होगी कि आपको ये पूरी सीरीज फॉलो करनी है, दैट विल हेल्प यू टू कवर ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। देन इसके बाद हम क्लास का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि हमें ये सारे क्लासेस में कैसे कवर अप करने हैं, एंड हम आज ही शुरुआत भी कर देंगे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट विद दिस इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड अकॉर्डिंगली अदर जनरल प्रोस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारा आज हम कवर अप करने वाले हैं इन दिस सेशन। सो without going further into the overview part, let's start with the first thing first. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, या मैं बोलूं सिर्फ इकोनॉमी इन जनरल हमें क्यों करना है, या इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी नेशन हो, या कोई भी सोसाइटी हो, सबसे बेसिक प्रॉब्लम हर एक कंट्री के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए जो रहती है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज खुद में प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज खुद में प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे हम बात करें फूड प्रोडक्ट्स की, चाहे हम बात करें, देखो किसी बड़ी कंट्री की आप बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, हम बात कर ले चाइना की बात कर ले, हम यूएस की भी बात कर ले, चाहे पॉवर्टी की समस्या वहां पर भी है, इतनी लार्ज या इतना विकराल रूप नहीं है जैसा इंडिया में है या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, बट दे ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, है ना। हमने वहां पर भी देखा है कि लोग सड़कों पे सोते हैं, बट इंडिया में हमने देखा है कि सड़कें जो है लोग सोते ही सड़कों किनारे हैं, या झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज इंडिया के लिए पॉवर्टी इज अ बिगर कंसर्न, हमारी 1/3 जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी में है। सो
अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया लिमिटेड रिसोर्सेज खुद में एक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बोला। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कब बनती है, जब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट से इंटरेक्ट कर जाते हैं कि आपके पास फूड जो प्रोडक्ट्स, जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है, आपका वीट का, राइस का या फिर पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो कम है। चाहे एनर्जी सोर्सेज की हम बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर ले, क्रूड ऑयल की बात कर ले, वो आपके पास जो एज अ रिसोर्स है वो कम है। कम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास जो लिमिट वांट्स है वो अनलिमिटेड हो गई। एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसको आपने फीड करना है आपका, और 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन उसको आपने फीड करना है, प्लस इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट वो है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दोगे उसको आगे चल के टीवी, फ्रिज और एसी चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो वांट जो है वो अनलिमिटेड हमेशा रहने वाली है। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, यही आगे चल के आपके जो प्रॉब्लम्स, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है जिसे हम इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम बोलते हैं, दैट इज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को जन्म देता है, और यही जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसी का सोल्यूशन ढूंढने का सारा फोकस एरिया है ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने आपको बोला फूड रिसोर्सेज है, लिमिटेड है। पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, बिकॉज इंडिया हैज अ ग्रेट पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन टू सर्व। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या आई, दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट होंगी, जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कि पॉवर्टी की आपके पास एक पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स है वो जनरेट हुई इसकी वजह से। अब यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज विच इज डिपेंडेंट ऑन अ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज पे लिमिटेड डिपेंड करते हैं। अब इसकी वजह से आपके पास पॉवर्टी की प्रॉब्लम आई, पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई। अब ये जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है ये इनइक्वालिटी को जन्म देगी, अब ये जो इनइक्वालिटी है ये कई सारी और प्रॉब्लम्स को जनरेट देगी। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी, ये आपकी और प्रॉब्लम्स को भी जनरेट करेगा, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम। क्या सोशल प्रॉब्लम, कि इनइक्वालिटी जनरेट हुई सोसाइटी में। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी जो नक्सलवादी समस्या है या जो एक्सट्रीमिज्म की समस्या है इंडिया में, वो क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिकली देखो, झारखंड देख लो, आप छत्तीसगढ़ देख लो, ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज में ही प्रॉब्लम है, सिटीज में या फिर अर्बन एरियाज में इतनी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको। पुअर पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी जनरेट हुई। इनइक्वालिटी का जो नक्सलवादी है वो अब इन ट्राइबल्स को क्या बोलते हैं, कि आपका जो पिछड़े होने का रीजन क्या है, कि ये जो गवर्नमेंट्स है इनकी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि ये आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। आपके मिनरल रिसोर्सेज, आयरन ओर, कोल रिसोर्सेज ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने लिए तो बड़े आलीशान महल बना लिए, लेकिन आपको अभी भी जंगल पे ही डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, और आपके जंगल भी आपसे छीन लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ, एक पॉवर्टी से उभरी हुई समस्या, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से उभरी समस्या ने और प्रॉब्लम्स का रूप ले लिया, और इस तरह से आपके पास एक नेशनल लेवल पे एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया इन द नेम ऑफ एक्सट्रीमिज्म और द नक्सलवादी समस्या। ठीक है, तो इसीलिए हर एक कंट्री को अपनी इकोनॉमी की समस्याएं जो है वो प्रायोरिटी पे रखनी पड़ती हैं, उनका सोल्यूशन जो है वो प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, और इसी करके इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ इसकी स्टडी। और कह सकते हैं हम कि आपके एग्जाम में भी इकोनॉमी के होने का पर्पस भी यही है, ताकि जब आप ऑफिसर बने तो एज अ ऑफिसर आप इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकें, और इस तरह की जो सोशल, पॉलिटिकल और कई सारी समस्याएं जो इससे जुड़ी हैं उसका सोल्यूशन भी आप निकाल सकें बाय अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है आपके इकोनॉमी की बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन कंट्री। अब जैसे हमने बात किया आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट की, सो अब देख लेते हैं दूसरा डायमेंशन कि आपके इकोनॉमी के इस कंपोनेंट में या आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक कंपोनेंट की वेटेज या इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, बड़े ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बोर्ड पर हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, बस वही नोट कीजिएगा। तो अपना नोट पैड और पेन भी साथ में रखना है आपको। सो देखिए, ये एनालिसिस किया है हमने फ्रॉम द ईयर 2020, लास्ट ईयर के पेपर से लेकर वी हैव एनालाइज्ड
द पेपर टिल 2012, तो आपके पास 9 साल के पेपर का एनालिसिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमने किया है। इसमें क्या एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप इन सब क्वेश्चंस को जो इकोनॉमी सेक्शन से आए हैं, अगर आप इनको ब्रेक करें तो आप इस ब्रेकेज के बाद समझेंगे कि कौन से फोकस एरिया हैं आपके। ठीक है, ये होने वाली है आपकी स्मार्ट स्टडी, किस तरह से आपको स्मार्टली वर्क करना है इस सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखने को तो लगेगा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट जब तक आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, इसकी वजह से आपके पास अगर मॉनसून फेलियर हो तो आपके कंट्री में जो है इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी आ सकती है, क्योंकि फूड की प्रोडक्टिविटी कम होगी, मॉनसून ठीक नहीं रहा तो उसकी वजह से आपके पास पॉवर्टी, आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी, देन इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन की समस्या आपको होगी, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की जरूरत है। जो ये हमें बेसिक आइडिया देते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आएंगे। तो इसे हमें कवर तो करना है, बट इसे हमने बहुत डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया है। ओवर द ईयर्स आ जाएगा, तो हम क्योंकि कवर अप करने वाले हैं हर एक टॉपिक, हमने तो अपनी पूरी सीरीज में सारे ही टॉपिक कवर अप करने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट भी है इसी टेबल में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स तो हमने कवर अप करने हैं फ्रॉम दिस डायमेंशन। सो बट आवर फोकस एरिया विल बी दोज जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये होगी हमारी स्ट्रेटजी। नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट पोर्शन। नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया से आपको हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, और 2019 में तो कमाल ही हो गया था जब 4 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक प्लानिंग से आ गए। इसका आपको मैं पूरे जो क्वेश्चंस का एनालिसिस है वो भी एक आपको पीपीटी, उसका भी एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहां पर आप ये जहां पर मैंने सेग्रीगेट कर दिया है कि 2020 में इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए, 2019 से इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए, तो वहां पर आप डिटेल भी देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक नंबर डिस्कस कर रहा हूं आपसे, सो दैट यू गेट टू नो द फोकस एरियाज। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहां से भी आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे स्कीम्स पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे ही आपको एलपीजी रिफॉर्म्स को कई सारी और चीज़ों से एसोसिएटेड है, जैसे बैंकिंग से, जैसे आपका इंडस्ट्री से, तो वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में हम उन्हें कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से ही वो इम्पॉर्टेंट रहा है एग्जाम के लिए, और स्पेशली हिमाचल के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए और मेंस के लिए भी। तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है, इसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा रहे हैं। और 2021 में तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार तो इकोनॉमी से आपको कई ज़्यादा और क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजन। आपको पता ही है लास्ट ईयर से हॉट टॉपिक रहा है एग्रीकल्चर, बिकॉज कई सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, जो कि हिमाचल ने भी एक्सेप्ट किए हैं। एंड लेट्स सी कि वहाँ उस डायमेंशन से कवरेज कैसी रहेगी। तो इस टॉपिक को अभी हमें कवर करना पड़ेगा डिटेल में। तो हो सकता है इस टॉपिक को कवर करने के लिए 1 से ज़्यादा लेक्चर लग जाए, 2 लेक्चर लग जाए, हो सकता है और भी ज़्यादा लगे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना डिटेल में जाना है। नाउ नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। दिस अगेन मैंने बोला आपको पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो आपको एग्जामिनर भी ये चाहता है, या HPAS भी आपसे ये चाहता है कि इस प्रॉब्लम को आप समझें, डिटेल में समझें। तो इसी करके वो हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। 2019 में 3 क्वेश्चन, देन उससे पहले 2, फिर 3, इस तरह से यू हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस डायमेंशन। तो इसको भी डिटेल में कवर अप करने की जरूरत है। तो हम समझेंगे टाइप ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, एक्चुअल में पॉवर्टी बोलते किसको है, इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही हम समझेंगे इसके लिए, इसको दूर करने के लिए ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स कौन सी हैं इससे रिलेटेड, और साथ ही इसको मेजर कैसे किया जाता है, टारगेट कैसे करते हैं, वो सारे पोर्शन इसमें आएंगे। ऐसे ही फर्दर भी हमने पूरा एनालिसिस का किया हुआ है, जो कि आप देख पाएंगे इन द 1 by 1 जो हम ये सेशंस को कवर अप करेंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने सेशंस में। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल, जहां पर आपके पास इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब देखो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिकेटर्स, ये फेवरेट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में। अगर कोई इंडेक्सेस नहीं करके जा रहा,
ठीक है, किसी ने नहीं समझा कि एग्ज़ाम का फोकस एरिया क्या है, ठीक है, आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, इकोनॉमी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया या ये टेबल नहीं देखा, तो हो सकता है आप इंडेक्सेस मिस कर जाओ। तो हो सकता है आप इंडेक्सेस मिस कर जाओ, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी का इंडेक्स आपके पास रहता है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी का इंडेक्स है आपके पास। तो इस तरह से कई सारे इंडेक्सेस आप छोड़ जाओ। एग्जाम में तो हर बार क्वेश्चन आ रहा है और आप यहाँ नंबर देखो, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज़ अ फेवरेट पोर्शन ऑफ HPAS। और स्पेसिफिकली बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हिमाचल के लिए तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने इस साल देखा मानसून की वजह से कितनी ज़्यादा डिवास्टेशंस हुई हैं बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड डेवलपमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि आप रोड एक्सपेंड किए जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इन्वायरमेंट, विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस स्टडी का, जिसको हम कवर अप करेंगे। दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे हेडक्वार्टर ऑफ WHO, इस टाइम बड़ा हॉट टॉपिक है, ठीक है, या फिर किससे एसोसिएटेड है, या UN की बॉडी है या नहीं है, ठीक है, या इंडिपेंडेंटली काम करता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने कवर अप करना है। एंड देन स्कीम्स तो आप लेके चलिए, हर साल आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओवर द ईयर जो है एक क्वेश्चन रहा है, बट कई बार देखो 2017 की अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं हिमाचल भी इंक्लूड कर लूँ, हिमाचल की इकोनॉमी से आने वाली स्कीम्स की, जो हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम्स है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर उसे इंक्लूड कर लें तो ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आपको ये सारे डायमेंशंस को बहुत अच्छे से कवर अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये से सारा एनालिसिस, इसको भी आपने भी एक बार देखना है, सो दैट यू गेट टू नो कि कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी में अगर ये फोकस एरिया नहीं रहे जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो 1-2 नंबर की वजह से भी आपका एग्जाम जो है यू कैन लूज। सो दैट इज़ अ बिग कंसर्न इफ़ यू हैवंट फोकस्ड ऑन दीज एरियाज। तो ये एनालिसिस आपको बताता है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करते हो तो ये आपको हेल्प मिल जाती है, जो कि इस वीडियो में हमने कवर अप कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम कवर अप कर रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज आपको भी मैं क्वेश्चंस का एग्जांपल दूंगा। क्वेश्चंस जो है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, और अगर मेंस की भी बात कर लूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, जैसे UPSC के सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उतनी डेप्थ में नहीं आता, तो हमें भी उतनी ही डेप्थ में जाना है, उतनी ही गहराई में उतरना है, जितने में हम हमारे लिए जो कट ऑफ क्लियर करने वाला मोती है वो निकाल के लेके आ सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स टू कवर ऑल्सो। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमी में, या जिनका है भी, उन सभी को सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है NCERT बुक्स को पढ़ना। दैट इज टू रीड द NCERTs एंड हो सके तो इनके पॉइंट्स का नोट्स बना लो। अब आपके पास टाइम कम है, अगर आप अभी शुरू करोगे सो यू कैन रेफर टू द जिस्ट, इकोनॉमी की जिस्ट रेफर कर सकते हो, जो कि हम हमारे चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड हमारे थ्रू वेरियस कोर्सेज भी आपको मिल जाती है। सो अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की स्पेसिफिकली। इकोनॉमी में आपको जो बुक्स कवर अप करनी है वो मेनली 4 बुक्स हैं। सबसे पहले 9th क्लास की NCERT है, ठीक है। मैं बुक्स का यहाँ पर आपको जो है इमेज भी दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी इकोनॉमी की बुक करनी है। सो इनका आप ऑनलाइन भी इनका PDF निकाल सकते हो, ऑफलाइन प्रिंट आउट लगा के हार्ड कॉपी भी निकाल के पढ़ सकते हैं। तो ये 4 बुक्स आपको जो पढ़नी है 9th क्लास। देन यू हैव 10th क्लास NCERT, नेम ऑफ द बुक इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड देन इसके पास आपके पास +1 की बुक है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड देन अगर बोलूँ इन सब में सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर किसी बुक में है तो वो +2 की बुक में है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी भी है +2 में एक बुक, 2 बुक्स हैं इकोनॉमी की +2 में। आपको मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमी में, वो इस सीरीज में हम कवर अप कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर। नाउ अब अगर मैं इन बुक्स का आपको दिखाऊं कि ये कैसे हेल्प करने वाली हैं, सो यू विल बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड कि ये अगर आपने NCERT बुक्स को भी पढ़ लिया है तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला जो पोर्शन है वो तो यहीं से कवर अप हो जाएगा, वो यहीं से ही कवर अप कर लोगे आराम से। जैसे कि अगर मैं बात करूं 9th क्लास की NCERT की, तो इसके देखो टॉपिक्स अगर आप देखोगे, इसके अगर मैं आपको टॉपिक्स दिखाऊं तो 4 चैप्टर्स हैं इस पे।
सबसे पहली बात तो पालमपुर, हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हिमाचल का ही पालमपुर है, ब्यूटीफुल प्लेस इन हिमाचल। सो उसकी स्टोरी से, अब देखो 9th क्लास की बुक है, स्कूल के बच्चों के लिए, ये हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, स्कूल के बच्चों के लिए, तो उनको बिल्कुल ही बेसिक से समझाने के लिए कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स क्या होती है। सो उन्होंने एक विलेज का एग्जाम्पल लिया और इसमें बताया कि कैसे ये विलेज जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, कैसे यहाँ पर कुछ और भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हो और आपके नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड हो। देन इसके सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बताया है। देन ऐसी सेकेंडरी सेक्टर मतलब जहाँ पर आप इन प्राइमरी सोर्सेज को प्रोसेस करते हो, ठीक है। देन टर्जरी सेक्टर के बारे में बताया। टर्जरी सेक्टर मीन्स कि जहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है, जैसे हिमाचल की टूरिज्म, हिमाचल का में जो बैंकिंग सेटअप है या फिर और फैसिलिटीज़, वो सारी आपकी टर्जरी सेक्टर में आती है। तो इस बेसिक सी स्टोरी से उन्होंने कई सारी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है इन दिस सब्जेक्ट, दीज NCERTs आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास आता है चैप्टर 2, जहाँ पे आपको पीपल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हाउ पीपल इन पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और कैसे वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कारण बन जाता है। जैसे अगर कोई एजुकेटेड यूथ है, सो वो एक अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएगा, चाहे वो अपना किसी भी और एजुकेशन फील्ड में जाए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले या खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, तो ही विल क्रिएट समथिंग न्यू एंड क्रिएट समथिंग इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो वो एक एडिशन रहेगा। सो ये चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन बुक से मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूँ 10th क्लास के NCERT में, तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, अब यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जैसे डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है। क्या रोड्स एक्सपेंड करना या रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना डेवलपमेंट है? बिकॉज आपने देख लिया कि रोड जब एक्सपेंड करते हो तो कनेक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो है और एनी आइटम और रिसोर्सेज जो है वो तो फास्ट हो जाता है, बट इसके रेमिफिकेशंस भी है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करते हो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेसिफिकली हिली एरियाज में हम बात करें हिमाचल की, तो आपने देखा कि नेचुरल डिसबैलेंस होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, और आपके पास लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक और आपके और सारे कंसर्न जैसे क्लाउड बर्स्ट, फ्लडिंग, इस तरह के कंसर्न आपके पास देखने को मिलता है। तो दिस इज तो क्या डेवलपमेंट क्या होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, और इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी का अगर हम जनरल आइडिया लें तो एग्रीकल्चर की क्या वेटेज है, सर्विस सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट करता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का क्या स्टेटस है उसका, तो ये भी आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो यू कैन इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको रहती है। देन इसके ऊपर जो हम एडवांस क्लासेस में जैसे करेंगे या फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, देन यू विल बी आस्क्ड कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें किस तरह की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, कि वहाँ पे किस तरह की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न्स होते हैं। सो आपको हमें इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया का बाकी कंट्री से कैसे रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन की या इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं। तो ये बुक आपको जो है बेसिक आइडिया दे देगी। आप ये 4th चैप्टर जो है ये छोड़ सकते हैं, ये इकोनॉमी के लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसका अभी जितना समय आपके पास है आप बुक को डायरेक्टली नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज एग्जाम बहुत पास है। सो इसकी जो जस्ट है वो आप रेफर कर सकते हैं। एंड देन बात करते हैं +1 की बुक की, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस बुक में आपको कई सारे टॉपिक्स मिलते हैं, और ये सारे टॉपिक्स अगर मैं इनके सिर्फ नेम्स को, आप इनके मेन टॉपिक के नेम को ही अगर अपने सिलेबस से कंपेयर करोगे, मैं भी आपको एंड में सिलेबस भी दिखाऊंगा, जो आपका HPS का सिलेबस है वो क्या बोलता है, इन सभी किन किन टॉपिक्स की बात करता है, जब मैं दिखाऊंगा तो यू सी कि कई सारे टॉपिक्स तो एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यही आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैं आपको NCERT दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि NCERT जो बुक है, जो NCERT की आपकी ये बुक्स हैं, ये किस तरह से
आपके डायरेक्टली सिलेबस से एसोसिएटेड है, कैसे आपके डायरेक्टली सिलेबस से एसोसिएटेड है, कैसे आप जो है अपना जो मैक्सिमाइज करने का काम है मार्क्स को कैसे कर सकते हैं। बिकॉज ये जो बुक्स हैं आपको ज़्यादा नहीं होती, इन बुक्स में चैप्टर आपको 80 पेजेस 90 पेज या 100 पेजेस सारी बुक कवर हो जाती है, और 100 पेजेस से अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपने निकाल लिए तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इन एनसीईआरटी बुक को कवर अप करने के लिए, तो इनसे कवर अप करने वाले टॉपिक्स वो मैं आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में ही करवा दूंगा, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू कि हम इन सारी सीरीज को, अगर आप पूरे लेक्चर की सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो आपको ये सारे बुक चैप्टर खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको लेक्चर्स देखने हैं, इनके साथ साथ जो पीपीटी के पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो रिवाइज करने हैं, और साथ में हैंड आउट जिन टॉपिक्स के लिए मैं आपको दूंगा उनको पढ़ लेना है। देन यू नॉट नीड टू गो इनटू दीज टॉपिक्स, आपको इनको खुद से एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब लास्ट मोमेंट पे आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, बुक को डायरेक्टली रीड करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज द थिंग। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास +1 की जो मैक्रो इकोनॉमी की बुक है वहाँ से भी कई सारे टॉपिक्स रहेंगे कवर अप करने के लिए, एंड दैट वी विल कवर इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि आपका बजट, कि बजट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बजट बनता कैसे है, ठीक है, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड कैसे किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक्सटर्नल सेक्टर कि इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, इसको दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या क्या स्कीम्स बनाई हैं वो आपको एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही रिलेटेड कई सारे और टॉपिक्स भी आपको कवर अप करने, तो एनसीईआरटी आपको इस वे में हेल्प करेगी, और हम इसे क्लासेस में भी कवर अप कर लेंगे, अपने लेक्चर्स में ही इंक्लूड करते हुए कवर अप करते चलेंगे। अब आइए इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में आपका जो HPAS का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस है, आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। घबराइएगा मत, बिकॉज 2 पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लगेगा सिलेबस देखने में, और इसको पढ़ने में हम नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू कवर ऑल द थिंग्स। इसका ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो यू कैन टिक मार्क कि अच्छा क्लास में ये चीज़ें हो गई हैं और हमने भी अच्छे से कर ली है और इनकी प्रैक्टिस कर रही है फिर आपको, ठीक है, तो सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर अकॉर्डिंगली। देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि आपको कंपोनेंट से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है कि थ्रू दिस वी गेट टू नो कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो पुअर पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप कैसा है, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, ऐसी सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मिलकर ये जो पॉपुलेशन आपके पास टोटल आती है, ये पॉपुलेशन जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे नाम दिया जाता है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअल में क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में इस समय पर यूथ पॉपुलेशन है, मतलब जो जवान पॉपुलेशन है इस समय पर आपके पास काफ़ी है, काफ़ी मतलब दे आर मोर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जैसे चाइल्ड हो गए या ओल्ड एज हो गए जो अभी अपनी वर्किंग एज में नहीं है या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनसे ज़्यादा आपके पास इस टाइम पर कौन है, दैट इज़ यूथ। अब इस यूथ से आप कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देते हो, दैट इज द इकोनॉमिक कंसर्न। यही एक इकोनॉमिक कंसर्न है जिसका सोल्यूशन क्या है कि इस यूथ को आप स्किल प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, मार्केटेबल स्किल्स है। जैसे कि आप ग्रेजुएट करके एक इंडिविजुअल यूथ निकलता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती बिकॉज उसके पास वो स्किल नहीं है जो मार्केट को चाहिए, तो आप उसको स्किल दो, जैसे कि आप उसे मैकेनिक्स का कुछ स्किल प्रोवाइड कीजिए या फिर ऐसे ही आप आईटी सेक्टर में कोई स्किल्स को प्रोवाइड कीजिए ताकि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़े एंड अकॉर्डिंगली उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रहते हैं जिसे हम क्लासेस में भी कवर अप करेंगे इन वेरी वेरी डिटेल, सो दैट कोई भी क्वेश्चन जो अभी हमने देखा और किसी भी टॉपिक से आपका मिस ना हो। सेकंड पोर्शन आपका इसी एग्जामिनेशन में है रिगार्डिंग द नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट, 5 ईयर प्लान, ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे जो कि हमें कवर अप कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपने देख लिया क्वेश्चन रहते हैं। देन इंडेक्सेस, कई इंडेक्स, देखो सिलेबस को देखने का एक इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है आपको, दैट यू गेट टू नो कि कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना। अब जो सिलेबस में ही डायरेक्टली लिख दिया गया कि आपको इस चीज़ पर ये सिलेबस का पार्ट है, उस टॉपिक को छोड़ने की गलती तो आप नहीं कर सकते, तो ऐसी गलती करनी भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI डायरेक्टली लिख दिया सिलेबस का पार्ट है। ऐसी आपकी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स
डायरेक्टली लिखा है इसके बारे में सिलेबस में। अब आपने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर ली, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ लिया, आपने जीडीपी समझ ली, सब कुछ समझ लिया, लेकिन आपने ये इंडेक्स ही नहीं पढ़ा, आपने इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्या होगा कि जब इससे क्वेश्चन आएगा, सिलेबस में तो बोला था कि इस पे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप ही ने नहीं कवर अप किया। सो द लॉस विल बी कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सिलेबस दिखा रहा हूँ ताकि यू गेट टू नो कि इंपॉर्टेंस क्या है सिलेबस की। ही एक एक पॉइंट जो सिलेबस में लिखा गया है वो तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा आप जितना करोगे वो आपके एडवांटेज की बात है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्कीम जो है, डेवलपमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स में जो भी रहेंगी वो कवर अप करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कवर अप करनी है। तो दिस इज अबाउट द सिलेबस। तो ये है आपका सिलेबस, इसका आपको पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो। आपके लिए जो आपकी एंड पर मेहनत थी वो हमने कर दी है, तो आपको खुद से नोटिफिकेशन से सिलेबस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन बाय आवर टीम। नाउ अब अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अब देखते हैं, देखो हमने क्या क्या समझ लिया कि इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस समझी, देन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हमने समझ लिया, और सिलेबस इसके बारे में क्या कहता है, सिलेबस क्या है HPAS के हिसाब से अगर हम चलें, उनकी नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें तो सिलेबस क्या है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को कितनी डिटेल में कवर अप करना, वो कैसे समझेंगे, बाय गिविंग अ लुक टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें कितनी डिटेल में किसी क्वेश्चन में जाना। अब देखो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, वहां पे डायरेक्टली लिखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सिलेबस का पार्ट है। 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 2020 में। क्या क्वेश्चन आया, दैट दे आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स आर नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडेक्सेस का आपको एक बार अगर आपने ओवरव्यू लिया है, आपको सिंपल ये देखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स इसके अंदर आते हैं। अगर ये इंडिकेटर्स आपने समझे हुए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन्होंने आपसे फर्दर डिटेल नहीं पूछी, दे डिडंट आस्क यू कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में फर्दर इंडिया का क्या ब्रेकेज है, ठीक है, मेल फीमेल का नहीं पूछा आपको। सिर्फ मॉर्बिडिटी का मतलब अगर पता है तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। सो इस तरह से आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। यू नॉट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर कि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी कितना है। जिसको ये टर्म नहीं पता, डोंट वरी, आगे सीरीज में हम ये सभी कवर अप करने वाले हैं तो सब कुछ अच्छे से कवर होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। नाउ अब देखो, जब हम क्लास में इसे करेंगे तो वी विल यूज वेरियस टूल्स, जैसे कि हम इन्फोग्राफिक यूज करेंगे, ठीक है। इन्फोग्राफिक यूज करेंगे तो आपको कई चीजों की पिक्टोरल मेमोरी बन जाती है। अब जैसे अब जो क्लास में डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, देन सेकंड आपके पास होता है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देन थर्ड इज योर नॉलेज, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है। अब किसी ह्यूमन डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मीन्स कि आप एक इंडिविजुअल को इतनी उसे कैपेबिलिटी या इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको डेवलप कर सके। तो ये कैसी अपॉर्चुनिटी होगी, इसके लिए एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, सबसे पहले उसको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, देन उसके बाद उसको ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जिस नॉलेज को यूज़ करके वो अपने स्किल को डेवलप करे और अपनी परिवार का जो है डेवलपमेंट वो कर सके। देन थर्ड थिंग विच यू नीड, दैट इज अल्टीमेटली जब आपको ये एम्प्लॉयमेंट मिलती है, देन यू गेट अ स्टैंडर्ड और डिसेंट लिविंग। सो इनको मेजर करने के अब क्या तरीके हैं, तो अगर आपने किसी हेल्दी लाइफ, किसी हेल्दी इंडिविजुअल को समझना है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं पहाड़ों में जो एवरेज जो लॉन्गिविटी है या फिर जो एक एवरेज एज होती है, जो एक जीवन का पूरा पीरियड होता है किसी एक इंडिविजुअल का, वो ज़्यादा होता है। क्यों? हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट या वेदर कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे पोल्यूशन कम रहता है, तो दे स्टे फिट एंड हेल्दी। सो वो एक रीज़न। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने भी इसको एक पार्ट बना लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने क्या बोला कि हम हेल्थ के इंडिकेटर के लिए क्या अपनाएंगे, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स अपनाएंगे कि एक कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि एक इंडिविजुअल ऑन एन
इन एवरेज कितने लंबे समय तक जीता है, इससे पता लग जाएगा कि वो कितना हेल्दी है। बिकॉज बीमार लोग होंगे तो उनकी लाइफ जो है या उनकी जो एज है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और एवरेज निकालोगे तो आपको ओवरऑल घंटे का भी पता लग जाता है। इसी तरह से आपके पास अगर नॉलेज किसी की देखनी है तो आप क्या देखोगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये स्कूल कितने समय तक गया। सो हम क्या निकालते हैं, दैट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि कितने समय तक स्कूल गया। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ भी देते हैं कि आगे कितनी रेगुलरिटी रही या कितना एब्सेंटिज्म तो नहीं रहा, रेगुलर स्कूल्स में गया है, रिजल्ट क्या रहा है वो भी हम इसे मेजर कर लेते हैं। ऐसे ही जब आपने एक्चुअल में डिसेंट लिविंग देखनी है तो आप देखोगे कि ये कमाता कितना है एक इंडिविजुअल। तो कमाई को नापने का सबसे सिंपल तरीका क्या है नेशनल लेवल पर, कि आप जो कंट्री की पूरी कमाई है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाए कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इस इनकम को डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम जिसे हम बोलते हैं वो निकल के आती है। इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे क्लास में, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सो यू विल गेट टू नो अबाउट थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपके पास इनकम से आपको पता लग जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे। तो इस तरह से हम इन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं अपने क्लास लेक्चर्स में, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल लगेंगे। जैसे अब इसका आंसर अगर आपको करना हो, आपने देख लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बर्थ आपका यहाँ पर ऑलरेडी पार्ट है, देन आपने जीडीपी भी देख लिया वो भी इसका पार्ट है, देन आपने देखा कि मॉर्बिडिटी की डेथ की बात नहीं की गई है, सो या डेथ रेट की बात नहीं की गई है, सो दिस इज आवर आंसर। बिकॉज आपसे क्या पूछा गया था कि विच इज नॉट द फैक्टर है। सो इसी तरह से आपके पास आंसर रहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, आपको पता होना चाहिए था कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, टॉपिक्स क्या है, सिलेबस ने बता दिया, एनसीईआरटी ने हेल्प किया आपको, क्लास लेक्चर्स ने हेल्प किया। तो इसी तरह से हम ये सभी टॉपिक्स आगे कवर अप करने वाले हैं। अब नेक्स्ट, इसी साल 2020 में ही आपको एक और क्वेश्चन भी आ गया, सेम ईयर सेम डायमेंशन से आपको और भी क्वेश्चन आए ह्यूमन डेवलपमेंट से। और अगर मैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक से देखूं तो आपका 2020 में प्राइमरी गोल के रिगार्डिंग आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है। ठीक है, अब अभी तो आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बस जैसे जैसे टॉपिक्स करेंगे वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साइड बाय साइड कर लिया करेंगे, ताकि आपको ये भी पता लगता रहे कि जब टॉपिक कवर अप किया तो आपका कितने अच्छे से कवर अप हुआ, और इसे आप अपने एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम साइड बाय साइड रखेंगे। तो इसी तरह से कोई क्वेश्चंस की मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है, कोई भी आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। एक या दो क्वेश्चन छोड़ दे तो कोई भी आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ही नहीं। अब जैसे गोल्डन रूल नहीं पता हमें, गोल्डन रूल क्या होता है हमें नहीं पता कि गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, वी डोंट नो, मान लेते हैं। बट हमें इतना तो पता है कि घर का फाइनेंस जब आप चलाते हो, तो जब आप लोन उठाते हो, कहीं से पैसा उठाते हो, तो अगर उस लोन से आपने पहले वाला लोन ही चुकाया तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक नया लोन खड़ा हो गया जिसका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा देने वाला होगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। घर के लिए नहीं होगी तो फिर पूरे नेशन के लिए, कंट्री के लिए कैसे हो सकती है। सो आप इसमें सिंपली बड़े आराम से कई सारे ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। बोरोविंग ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, नहीं ठीक। लोन, पहले का लोन देने के लिए एक नया लोन उठाना ये ठीक बात नहीं है, बिकॉज आप एक सर्कल में फंस जाओगे। ठीक है, सो आपका लोन के ऊपर लोन आप लेते रहेंगे, दैट इज अ कंसर्न। ठीक है, अब बिना इस टर्म को समझे और भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। बोरोविंग फॉर बजट एक्सपेंडिचर, अब लोन लेकर घर के अंदर फ्रिज कार लेके आना वो भी एक प्रॉब्लम, बिकॉज उन खर्चों की जो है वो खर्चे अनलिमिटेड है, हमेशा रहेंगे। बट आपने जो लोन लिया वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर क्रिएट करेगा कि आपकी इनकम हमेशा कम ही पड़ती रहेगी उन खर्चों के लिए। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, लोन कब लेना चाहिए, जब उस लोन से आप कुछ नया इनकम सोर्स जो है वो जनरेट कर सके। तो बेस्ट क्या है कि आप लोन लीजिए जब आप फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो ये आगे चल के आपको रिटर्न देगी, मतलब आपको कुछ कमा के देगी, और कमा के देगी तो वो जो इनकम आपकी जनरेट होगी वो आने वाली आपकी पुश्तों के लिए, आने वाले आपके परिवार के लिए, जनरेशंस के लिए वो एक हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो ये बड़ा सिंपल तरीके से हमारा आंसर निकल गया कि बोरोविंग ओनली फॉर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो गोल्डन रूल नहीं पता, लेकिन फिस्कल पॉलिसी अगर आपने समझी है क्लास लेक्चर्स में और थ्रू वेरियस एनसीईआरटीज वगैरह से, सो बड़े इजीली आंसर निकल गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने हैं। वी नॉट नीड टू बी वेरी वेरी कंसर्न अबाउट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा स्मार्टली यहाँ पर हमने ये
समझना है सिलेबस को और इसको इसी तरह से करना है, तभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम कर रहे हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ऐसी और भी क्वेश्चंस है। अब देखो, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो आपको दिख नहीं रही। एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम 4 लोग कर सकते थे उसे 10 लोग कर रहे हैं। मतलब जब 4 करते हैं तब भी उतना ही अनाज निकलता था, जब 10 कर रहे हैं तो वो भी उतना ही अनाज निकल रहा है। मतलब बाकी के जो 6 जुड़े उनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो मतलब जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी, वो 0 रही। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि जब मार्जिनल वर्ड आ भी जाए तो डोंट थिंक कि हमें नहीं पता। हम जब क्लास लेक्चर्स करेंगे तो हर एक कंपोनेंट पे, हर एक टॉपिक पर बात होगी। सो नया लेबर ऐड करने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी 0 रही, तो मतलब ये ही आपकी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपको लोग काम करते दिख रहे लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो मतलब वो अनएम्प्लॉयड हैं जो आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, तो इसी को डिस्गाइज वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये इसी करके इसे यहाँ पे डिस्गाइज वर्ड यूज़ किया गया कि ना दिखने वाली, अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया उसको। ऐसे ही आपको स्कीम्स पर क्वेश्चन आ जाता है। पहल स्कीम, ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहती है बिकॉज जो सबसे पिछड़ा तबका है, अगर आप उस तक किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर देयर डेवलपमेंट एंड एग्जाम के लिए। तो ऑब्वियसली स्कीम है तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल क्वेश्चन आया, क्या पूछा, 2020 के ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO बोलते हैं। अब SCO में बड़ा इजीली नया आपका स्टैचू ऐड हुआ था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो पूछ लिया ना आपसे इसको ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन पूछा, ना इस ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स एंड अदर क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि किस तरह से फंक्शन करती है, फंड्स कहाँ से आते हैं, कि लोन देती है नहीं देती, कंट्रीज़ को देती है या कंपनीज़ को भी दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन, बड़े सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। नाउ अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग न्यूज़ थी कि इट अप्रिशिएटेड इंडिया, कि इंडिया ने 1991 से अगर कंपेयर करें तो अपनी जो पुअर पॉपुलेशन है उसको 1/3 कर लिया। अब आपके पास जो है पुअर पॉपुलेशन जो है पहले से सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट रह गया। पहले कभी हाफ पॉपुलेशन आपकी हुआ करती थी या फिर उससे भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो दिस वॉज अप्रिशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, तो ये न्यूज़ में था, क्वेश्चन बना दिया तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि यू अंडरस्टैंड कि दीज आर वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एंड विच वी विल डिस्कस इन योर इन दिस लेक्चर्स इन डिटेल। सो ये आपके पास मेंस के क्वेश्चंस का भी है। ओवर द ईयर जो मेंस में क्वेश्चन आए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ, हमारा सीरीज जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बट मेंस के क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज जब हम ये पूरी सीरीज करेंगे ना तो मेंस के भी कई सारे टॉपिक्स आप ईजिली जो है आंसर कर पाएंगे विदाउट एनी कंसर्न और एनी इशू। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एडवांटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और न्यूज़ में चल रहा था काफ़ी समय से, उस टाइम पे आपकी नोट बैन वगैरह का जो है रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। नोट बैन से आपके पास गवर्नमेंट ने बोला कि अब आपको डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी बिकॉज लोगों को करेंसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें हुई, तो फिर ये न्यूज़ में था तो आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कमर्शियल बैंक के चैलेंजेस क्या है, तो बड़े ईजी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्टीमेटली आप ये सब जब सिलेबस को हम कवर अप करेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इकोनॉमी की वो भी हम समझेंगे, उनका सल्यूशन क्या है गवर्नमेंट के पास वो भी हम समझेंगे, और क्या स्कीम से गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रही है वो भी हम समझेंगे। तो इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस जो है इस तरह से हमें क्लियर होती है, और हम ये देखेंगे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, जैसे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आपकी आई रिगार्डिंग पुअर पॉपुलेशन या पुअर पॉपुलेशन को फीड करने की प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो अगर इसको फीड करने की प्रॉब्लम क्या है कि अब आपने अनाज तो अरेंज कर लिया लेकिन वो अनाज जिन तक आप पहुंचाना चाहते हो सबसे पिछड़ा तबका वहां तक नहीं पहुंचा। कैसे कि आपका जो राशन कार्ड स्कीम है, पीडीएस स्कीम, गांव में है, राशन कार्ड बना है, लेकिन वो जो परिवार है वो गांव में है ही नहीं अब, क्योंकि वो जो लेबर था वो दिल्ली में आ गया अपना यूपी बिहार से घर छोड़कर कि मैं दिल्ली में अब लेबर का काम मैं यहाँ पे कर लूँगा, मेरी अर्निंग सोर्स बनेगी। तो राशन कार्ड वहाँ का, यहाँ पे उसको राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन निकला वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब ये सोल्यूशन निकाला गया। तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको
पॉपुलेशन को फूड रिसोर्स प्रॉब्लम का प्रोवाइड करने की कंसर्न आ रही थी, और ये एक आपका सोशल एफिशिएंसी भी डिक्रीज कर रहा था, बिकॉज स्कीम है, राशन है, आपने नाम उस इंडिविजुअल की फैमिली का नाम भी उस राशन कार्ड पे लिखा हुआ है, लिस्ट में भी है, उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो फ़ायदा मिले उसके लिए क्या किया गया, आपने एक राशन कार्ड की स्कीम निकाल दी, वन नेशन वन राशन कार्ड की। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाओ यही राशन कार्ड चलेगा, किसी भी राशन कार्ड की शॉप पे अपने जाके वहाँ से राशन जो है आपको मिल जाएगा। सो अगेन दिस इज अ सोल्यूशन प्रोवाइड बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकॉनमी, और यही आपसे एग्जामिनर भी चाहता है, और ऑफिसर बनने के बाद भी आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन। और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। अब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है, दैट इज जैसे हाउसिंग की प्रॉब्लम। अब हाउसिंग, गवर्नमेंट हाउसिंग भी बनती है, गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनती हैं, और ऐसे ही आपके पास गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कि इंदिरा आवास योजना, या ऐसे ही आपके पास और भी स्कीम्स हैं जहां पर आप उन लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं जो खुद से सक्षम नहीं है अपने लिए घर बनाने के लिए। तो सबसे पिछड़े तबके को सबसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो आपने स्कीम निकाली कि जो विडोज़ है, ठीक है, जो पुअर ऑफ पुअरेस्ट हैं, उन या सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको सबसे पहले मिले। तो नाउ यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिक, आप टारगेट कर रहे हो कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अगर इनकम टैक्स की सारी पॉलिसी ही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है कि आप अमीर से लेके गरीब को, वो अमीर को टैक्स करके गरीब के लिए सर्विसेज उस पैसे से उसे प्रोवाइड करते हो। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच यू फाइंड द सोल्यूशन थ्रू वेरियस पॉलिसीज ऑफ योर्स। ठीक है, आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, जैसे अब इसी में आपको एक और चीज़ है, गिव फॉरकास्ट फॉर इकोनॉमी। फोरकास्ट क्या होता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे रहेगी वो बताना। तो आपके पास आया कि जीडीपी का नंबर आता है, हर बार आपको 6 महीने में 3 महीने में यू गेट अ नंबर की प्रेडिक्शन होती है कि आने वाले अगले 3 महीने में या 6 महीने में, अगले आने वाले साल में, 2 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ऐसी कि जीडीपी ग्रोथ इतना हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स हम डिस्कस करेंगे इन आर वेरियस टॉपिक्स। क्लियर? तो ये सारे आपके हो गए कंपोनेंट्स, ये सारी हो गई आपकी इकोनॉमी की समस्याएं जिसका हम सोल्यूशन निकालते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक इश्यूज। जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, योर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स एंड ऑल, इसी तरह के कंसर्न्स आपके जो है सोल्यूशन। सो अब इसी टॉपिक में अगर हम आगे चलें, देखो अभी हम डिस्कस कर लिया स्ट्रेटजी वाला पार्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना इकॉनमी एज अ सब्जेक्ट जो है उसकी देख लेते हैं कि बेसिक आइडिया क्या होता है इकॉनमी का। आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम बेसिक आइडिया समझेंगे। इकॉनमी में सबसे बेसिक बात क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने प्रॉब्लम समझी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, इसकी वजह से स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होता है, और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स को जन्म मिलता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस अदर फैसिलिटीज़ टू द पीपल, ये सारे कंसर्न्स आपके रहते हैं। अब बात करते हैं एक नया टर्म का, एक और टर्म का, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम इकॉनमी पढ़ते हैं तो सबसे पहला बात आती है इकॉनमी में कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इकॉनमी का मानना ये है कि हर एक एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक नहीं होती। जिस चीज़ से आपको किसी भी तरह की अर्निंग नहीं हो रही या फिर पॉसिबिलिटी नहीं है अभी और आने वाले समय में भी इनकम की, वो इकॉनमी के हिसाब से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। तो क्या डेफिनेशन दी जाती है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की? बोला जाता है द एक्टिविटीज दैट इज ऑफ प्रोड्यूसिंग, परचेजिंग ऑफ एनीथिंग लाइक सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज। क्योंकि गुड्स एंड रिसोर्सेज को चाहे आप खरीद रहे हैं, चाहे बना रहे हैं, चाहे बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको एक इकोनॉमिक गेन देते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू इकोनॉमिक गेन। और क्योंकि ये इकोनॉमिक गेन है दे रहे हैं, इसलिए हम इसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, बिकॉज पैसे का लेन देन है इसमें। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, सो लाइक योर एनी स्कूल टीचर, कि वो अगर स्कूल में क्लासेस ले रही हैं, सेम बच्चों को अगर वो पढ़ा रहे हैं, सो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग
एजुकेशन टू द पीपल, टू द चिल्ड्रन, एंड इन द एंड ऑफ दिस मंथ, इन द एंड ऑफ द मंथ उनको इसके लिए सैलरी मिलेगी. इन द एंड शी विल गेट सैलरी फॉर दिस. सो ये जो सैलरी होगी ये उसका इकोनॉमिक रेम्यूनरेशन है, वो इसका इकोनॉमिक रेम्यूनरेशन है जो उसको मिल रहा है. बट यही वुमेन अगर अपने घर पे बच्चों को पढ़ाती है, अगर अपने घर पे बच्चों को पढ़ाती है तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं है. ठीक है, तो कोई रेम्यूनरेशन या कोई इनकम नहीं है. तो घर में इसी सेम फीमेल जो है स्कूल में टीचर का रोल निभा रही है और महीने के एंड में सैलरी मिलती है, लेकिन यही टीचर सेम क्लास में उसका बच्चा भी उसको पढ़ा रही है, तो लेकिन किसी भी तरह का उसको अर्निंग नहीं है. सो इकॉनमी के हिसाब से या इकोनॉमिक जो डिफाइन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके हिसाब से ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई क्योंकि इसे टीचिंग का पैसा मिल रहा है. यहाँ पे भी टीचिंग कर रही है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में या डेफिनेशन में नहीं आता. और इसी वजह से इंडिया में जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर ही नहीं होती. जैसे इंडिया में मोस्टली हाउस होल्ड क्योर्स या घर के काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हमारे फैमिली में जो भी फीमेल्स होती हैं, मदर, सिस्टर, वाइफ एंड अदर. ठीक है, जनरल पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो दिस इज गिवन. अब अगर मेड, अगर आपके घर में आपके सिस्टर में आपके मदर काम करके कर रहे हैं खाने बनाने का काम, सो शी इज़ नॉट पेड. बट इफ़ यू हायर अ मेड तो उसके लिए आप पे करते हो, तो वो जो एक्टिविटी है वो आपकी इकोनॉमिक होगी. एंड जो मदर वाइफ कर रही थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है. आप प्यार मोहब्बत तो बहुत देंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज दिस इज देयर इज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी मॉनेटरी गेन, क्योंकि यहाँ पे ना पैसा मिल रहा है ना ही उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि आगे पैसा मिलेगा भी. ठीक है, तो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये टर्म जब आप समझ जाते हैं तो आपको एक और टर्म समझने में आसानी होगी, एक और कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी. ये इस कॉन्सेप्ट का में दो पार्ट है, दैट इज मैक्रो इकॉनमी एंड माइक्रो इकॉनमी. अगर मैं एक स्कूल टीचर की बात कर रहा हूँ, सो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, और मैं अगर इससे आगे भी बढ़ जाऊँ तो एक स्कूल की बात कर लूँगा कि कई सारे टीचर्स हैं. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की एक इंडिविजुअल की, और यहीं पर अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूँ पूरे कंट्री के लेवल पे, मैं पूरी बात करूँ इकोनॉमिक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे आपके स्कूल भी आ जाएंगे, कॉलेजेस भी आ जाएंगे, आपका पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब कुछ आ गए, तो ये क्या है? एक वाइडर व्यू है. एक वाइडर व्यू है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकॉनमी. मैक्रो मतलब लार्ज इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं. सो इसी तरह से हम बात करें किसी एक इंडिविजुअल फैक्ट्री की. एक फैक्ट्री की अगर हम बात करें, सो ये फैक्ट्री क्या है? एक फर्म है, एक सिंगल फर्म है. हिमाचल में हम लगा लेते हैं बद्दी में कोई केमिकल फैक्ट्री है, कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, हम उसकी बात करें. तो और अगर हम इसी फैक्ट्री में होने वाली प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसको मिलने वाली इनकम की बात करेंगे, तो वो क्या है? एक माइक्रो या फिर एक छोटा व्यू है, एक नैरो व्यू है. इसी की अपोजिट अगर हम बात करेंगे दूसरी तरफ की, हम पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें पूरी कंट्री में, पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें एक कंट्री में, तो वो क्या होगा? आपका मैक्रो व्यू होगा, एक लार्जर व्यू होगा ऑफ द होल इकॉनमी. तो ये दो टर्म्स इससे हम समझे कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी से अगर आप एक इंडिविजुअल के लेवल पर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख रहे हो तो माइक्रो इकॉनमी कहलाती है, और अगर आप इसे पूरी कंट्री के लेवल पर देख रहे हो तो वो आपकी मैक्रो इकॉनमी कहलाती है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसे और ग्रो करने की ज़रूरत है ताकि ये और इनकम भी जनरेट करे और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे. ठीक है, हम इसमें फर्म की बात नहीं करें इंडिविजुअल की. तो हम हमेशा जब भी इकोनॉमी को देखेंगे वो मैक्रो प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, और एग्जाम में भी आपको यही प्रोस्पेक्टिव चाहिए. अब इसी प्रोस्पेक्टिव को समझाने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है? एक जंगल में लगा हुआ एक इंडिविजुअल पेड़, एक जंगल में लगा हुआ एक इंडिविजुअल पेड़ जो है, ये क्या है? ये एक माइक्रो व्यू है. एक माइक्रो व्यू है. आप ऊपर से एक माइक्रोस्कोप लगा के इस पूरे
अगर बहुत ही ऊंचाई से देख रहे हो, आप धरती के बाहर से देख रहे हो इस जंगल के अंदर, तो आपको बहुत एक छोटी सी माइन्यूटली देखना पड़ेगा, तब आपको जाके ये ट्री दिख सकता है। आप कोई सैटेलाइट पे बैठे हो या फिर आप किसी जहाज पे बैठे हो, वहाँ से आप देख रहे हो, तो एक माइक्रो व्यू, एक बहुत ही नैरो व्यू देखना पड़ेगा, तब आपको जाके पेड़ दिखेगा। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल व्यू देखना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक नज़र ऊपर से फेरनी है और आपको एक पूरा जंगल दिख जाएगा। और इसी पूरे जंगल को हम बोलते हैं मैक्रो व्यू, इसी पूरे जंगल को हम बोलते हैं मैक्रो व्यू। तो दिस इज योर मैक्रो व्यू, जो पूरे जंगल की हम बात करते हैं। और इसी को डिफाइन करने के लिए जो आपकी स्पेसिफिकली ये माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज काफ़ी समय तक ये सोचा जा रहा था कि अगर आप इंडस्ट्री को या किसी फैक्ट्री के, हर एक फैक्ट्री अपना अगर प्रोडक्शन बढ़ा ले तो ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो और सारी समस्याएं नहीं रहेंगी, ना फूड प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ना एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अगर फैक्ट्री अपना बिजनेस बढ़ा रही है तो वो प्रोडक्शन भी बढ़ाएगी और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेट है। बट जॉन केन्स ने ये बात स्टैब्लिश की, जॉन केन्स ने बात अपनी स्टैब्लिश की थ्रू हिज बुक दैट इज द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में उन्होंने अपनी इस बुक के जरिए ये बताया, जॉन केन्स ने, कि आपको मैक्रो प्रोस्पेक्टिव पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। लास्ट ईयर पेंडेमिक था, हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू किया, तो मास्क जो है वो महंगा मिल रहा था, आपको सैनिटाइज़र जो है वो महंगे मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट को एक मैक्रो व्यू लेके आना पड़ा कि हम पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करेंगे, ये सारी इंडस्ट्री जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आएंगी, और अब मास्क की वैल्यू, सैनिटाइज़र की वैल्यू, ये सब कुछ कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, एक प्राइस देगी, उस प्राइस से नीचे बेचा जाएगा। तो ये क्या था, एक माइक्रो व्यू देखते हुए गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा, बिकॉज माइक्रो व्यू लेके एक इंडिविजुअल फर्म तो ये सोल्यूशन नहीं दे रही, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है उसे रोक रही है प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ने से, या ब्लैक मार्केटिंग मिक्स करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाह रही है। तो इसी का सोल्यूशन आपको मैक्रो इकॉनमी देती है। तो इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम भी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस माइक्रो इकॉनमी के नहीं है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि +2 की आपको 2 बुक्स आती हैं, मैक्रो इकॉनमी और माइक्रो इकॉनमी। मैंने आपको बोला माइक्रो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्रो व्यू है, वो मैक्रो व्यू की बात करता है कि पॉवर्टी सिर्फ एक इंडिविजुअल की पॉवर्टी की वजह नहीं देखता। वो ये नहीं बोलेगा कि आपको कंज्यूमर का बिहेवियर देखो कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी क्यों खरीदता है, लेकिन माइक्रो व्यू क्यों क्या डिस्कस करता है कि वो बात करेगा इन्फ्लेशन की, कि एक कंट्री में इन्फ्लेशन क्यों है। तो कंज्यूमर बिहेवियर की जगह कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस करने के बदले माइक्रो व्यू क्या डिस्कस करेगा, वो डिस्कस करेगा इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के क्या कारण है, क्या रीजन रहते हैं, क्यों इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में होती है। ठीक है, तो दिस विल बी ऑलराइट। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो मैक्रो इकॉनमी है वो किसी भी कंट्री की बड़ी और लार्जर, जिसे हम बोलते हैं लार्जर पिक्चर्स को देखता है और बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन उनका निकालता है। अब जैसे कि किसी कंट्री में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हम एक किसी फैमिली में एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण की, उनकी वजहों की या उनकी कॉजेज़ की। तो जब आप कॉजेज़ की बात करते हो अनएम्प्लॉयमेंट में, तो क्या इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये मैक्रो इकॉनमी का उद्देश्य है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या इसका रीज़न एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी या फिर एग्रीकल्चर में और एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी ना होने का एक रीज़न है? क्या इसके रीज़न दूसरा ये है कि इंडस्ट्री जो है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें और ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, या जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ का क्या इंडिकेटर होता है कि एक इंडस्ट्री फर्दर कितनी एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, एक फैक्ट्री के बाद और कितनी फैक्ट्रियाँ लग रही है, बिकॉज जितनी फैक्ट्री और कितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी उतना ही आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा एंड ऑल। सो क्या हमारी एग्रीकल्चर में और रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो और एम्प्लॉइज इंगेज नहीं कर सकता, या फिर इंडस्ट्री की एक्सपेंशन एक कारण है? और अगर ऐसा है तो इसको सोल्यूशन क्या है इसका? क्या हम अपने जो अब हमारा यूथ है, जो अभी इंडिविजुअल, अभी जो यंग पॉपुलेशन है,
अगर उसे एग्रीकल्चर में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या हम उसे स्किल में कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं? क्या हम उसे जो है किसी और तरह की पैकेजिंग इंडस्ट्री, जैसे हम पैकेजिंग इंडस्ट्री में क्या उसे डाल सकते हैं? क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर से ही एसोसिएटेड पैकेजिंग इंडस्ट्री भी होती है जहां, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अगर आप उसमें इंगेज कर लें तो अगेन देयर विल बी चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी इंडस्ट्री में इफ यू गिव देम हिम सम स्किल जो कि अदरवाइज अवेलेबल नहीं, जैसे स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य ये है कि जो आपके पास यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसकी स्किल में आप क्या एनहांसमेंट कर सकते हो कि वो मार्केट में उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए या फिर उसको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाए। तो दीज आर द थिंग विच मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद, कि इन्फ्लेशन क्या है और उसके कारण क्या है, किस तरह से हम इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा लास्ट ईयर कोरोना पेंडेमिक के बाद हमने देखा सिचुएशन कैसी है कि जो इकोनॉमिक में बूस्ट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज लोगों की जो अर्निंग है वो कम हो गई है, अर्निंग कम होने से डिमांड कम हो गई है उनकी, और वो डिमांड कम कर रहे हैं तो बनाने वाला जो है प्रोड्यूसर वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। अब कम प्रोड्यूस करेगा तो उसको भी कम मैन पावर की जरूरत पड़ेगी उस प्रोडक्शन के लिए, तो अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फिर ये सर्कल चलता रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास अर्निंग कम होगी, एंड अकॉर्डिंगली सो ये सारी प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन निकालने का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यही सारा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा अपने लेक्चर्स में, कि ना हम टॉपिक्स कवर अप करें जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बट इसके साथ साथ आपकी जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है उसको भी इतना एक्सपेंड हम कर लें ताकि आपके पास चाहे प्री का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, इनको तो आप आंसर कर ही सकें। साथ में आपकी ओवरऑल जो एक ब्यूरोक्रेट की अप्रोच होती है या फिर एक सिटीजन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें भी एनहांसमेंट मिले। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज सीरीज एंड दीज कोर्सेज, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस। आपको मैं 3 चीजें प्रोवाइड करूंगा, हर लेक्चर का पीपीटी, पीडीएफ, और जहां पर रिक्वायरमेंट होगी हैंड आउट की, और आपको पूरी सीरीज जो है लेक्चर जो है वो कंप्लीट सीरीज में देखना, सो दैट आपका पूरा इकोनॉमी का जो कंपोनेंट है कवर अप हो जाए। और जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आपको जो 10 से 12 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन, ये 10 से 12 क्वेश्चन हमारे सारे के सारे करेक्ट हो सके, और ये हो सकते हैं क्योंकि हमने देखा अभी आपको जो क्वेश्चन है बहुत डायरेक्ट है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, टॉपिक की, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ लेट्स रैप अप द टुडेज सेशन। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद टॉपिक्स, एंड ये रहा स्ट्रक्चर जो हम क्लासेस में फॉलो अप करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 2, टुडे वाज लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। किसी में 1 दिन लगेगा, किसी में 2 दिन लगेंगे, बट आई सपोज कि ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है ये 15 से लेके 18 लेक्चर के बीच में कवर अप हो जाना चाहिए। बाकी आप और मेरी ट्यूनिंग पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू cover all these topics. So this is Deepak Thakur signing off for today. See you in the next lecture. Thank you so much.